Hello, Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Assalamu alaikum, everyone. Can you guys hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, that's great. So, how are you all? Alhamdulillah. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Usba, turn on your video. Nobody is allowed to turn off video. Please, everyone, turn on your videos. Amina. फैजान, आप अपना लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी नीचे करें. आई कांट सी यू. मेराज, टर्न ऑन योर वीडियो. उन्जा, असद, हिरा. मैम वीडियो ऑन है मेरी तो। ओके. उन्जा, अस्मा, हिरा. Raheen, Rahmat. Okay, everyone within a second turn on your videos so that I can start the lecture, please. 49, 52. Okay. Here we go. I am sure you guys can see my screen. Can you see the screen share? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start a very important topic. We'll be discussing theories of criminology. Tell me the three kind of theories that I have briefly discussed while I was discussing the syllabus. कौन से तीन theoretical perspectives in criminology में? Just name them, even if you don't. Biological, remember. physiological, or psychological. Psychological and social. Biological, psychological and sociological. ठीक है, जिसे हम environmental भी कहते हैं. Good, शाबाश. अच्छा जी, हम ये 5 theoretical perspectives डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम will talk about early explanations about crime. ठीक है, छोटा सा brief topic है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियली कैसे क्राइम को इंटरप्रेट किया जाता था. बेसिकली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं कि आपकी क्रिमिनल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, कि हम डिस्कस करते हैं कि क्राइम क्यों होते हैं, लोग क्यों क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, वो क्या रीजंस हैं. उसकी अर्ली एक्सप्लेनेशंस क्या थी कि बिल्कुल स्टार्ट में किन एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करते थे कि वो उनकी वजह से आप नहीं सॉरी क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है. नेक्स्ट है क्लासिकल या रैशनल चॉइस थ्योरी. फिर उसके बाद क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आया जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी साइंटिफिक डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के बाद आए आप हमारे पास साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जिसके अंदर हमने बॉडी टाइप या मैन को कंसिडर करना कि ही इज बॉर्न क्रिमिनल और इस तरह की चीजें उन्होंने मेंटल फंक्शनिंग डिस्कस करना शुरू की. फिर उसके बाद लास्टली विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, ठीक है गाजिया, दैट्स फाइन. अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी जो आपका पर्सपेक्टिव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, वो है आपके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स या सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी या सोशल फैक्टर्स आपके किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एक बंदे को क्रिमिनलिटी की तरफ ले जाने में. ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बिफोर वी टॉक अबाउट क्लासिकल या रैशनल थ्योरी ऑफ क्राइम, इनिशियली जो क्रिमिनलिटी का जो अर्ली एक्सप्लेनेशंस थी वो यही थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, उसके अंदर इनबॉर्न ये कैपेबिलिटी होती है या ह्यूमन बीइंग इज मोर प्रोन टू क्रिमिनलिटी. उसके अंदर इंसान अगर कोई बंदा क्राइम कमिट करता था तो उसकी कोई मेंटल फंक्शनिंग वो नहीं देखते थे, कोई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर उसको ये नहीं देखते थे कि क्या पॉवर्टी की वजह से या इलिटरेसी की वजह से या अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो क्रिमिनलिटी की तरफ गया है या क्या उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर था, कोई प्रॉब्लम था. ये वाली चीजें डिस्कस नहीं की गई थी इनिशियली. अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ी बहुत एडवांसमेंट के बाद जब हमने स्टडी करना शुरू किया ह्यूमन बिहेवियर का इन्फ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी या विद रिस्पेक्ट टू हिज मेंटल फंक्शनिंग, तो जैसे आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईटी का आपका डिपार्टमेंट है,
ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ, ठीक है। इसी तरह आपका जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट भी इवॉल्व हुआ और उसके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है वो भी इवॉल्व हुए। इसके अंदर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स ने जब अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। आपके साइकोलॉजिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी तो उन्होंने मेंटल फंक्शनिंग डिस्कस करनी शुरू की, जैसे फ्रॉइड आया और बाकी सारे आपके जो साइकोलॉजिस्ट थे। सो विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हमने और बाकी फैक्टर्स को भी डिग डाउन करना शुरू किया। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट है वो बेकेरिया है, ठीक है, जिसने प्रेजेंट किया क्लासिकल या रैशनल चॉइस थ्योरी। जैसे हम कहते हैं ना कि बी मोर रैशनल, बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, कि आप रैशनल अप्रोच के साथ कोई काम करते हैं, बी लॉजिकल। उसने कहा कि जो आपका क्राइम का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर इंसान किस चीज से डरता है, पनिशमेंट से, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा जो है वो क्लासरूम में चीटिंग कर रहा है, तो आप इवन सीएसएस के भी जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका मेंशन हुआ होता है कि अगर आपने चीटिंग की तो यू वोंट बी अलाउड टू गिव एग्जाम और आपका पेपर कैंसिल कर देंगे, ये वाली पनिशमेंट है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये पनिशमेंट जो है ना, इट फिट्स द क्राइम। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है चीटिंग पे। क्लियर? सो ही प्रेजेंटेड अ व्यू कि आप जो बंदा जिसने जिस लेवल का क्राइम किया है उसको उसी लेवल की पनिशमेंट भी दी जाए। अगर उसने कोई बहुत हीनियस क्राइम किया है तो उसकी आप उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको सजा दें। लेकिन अगर किसी ने माइनर ऑफेंस किया है तो उसकी आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी कम सजा दें। दैट शुड फिट द क्राइम। ये स्कूल ऑफ थॉट क्यों आया? क्योंकि इनिशियली व्हेन मैन वाज कंसिडर्ड बॉर्न क्रिमिनल, तो उस टाइम पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। इनिशियली जब हम अगर देखें कि आपका लॉ किस तरह से, पहले तो खैर कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशंस, हर चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। तो ही प्रेजेंटेड, और फिर जब आपके जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था उसके अंदर कोई जुवेनाइल्स की या एडल्ट्स की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है ना, कि जब हमने स्टडी करना शुरू किया कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर कोई 18 ईयर्स से कम का बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको हम, प्लीज डू नॉट एनोटेट ऑन स्क्रीन, लेट मी डिसेबल इट। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा शेयर करती हूँ, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिसेबल एनोटेशन, क्योंकि आप लोग ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर। तो ओके ओके, अच्छा, जरूरत क्यों पेश आई कि बेकेरिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि पनिशमेंट जो है वो क्राइम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। आई वाज टेलिंग यू कि पहले अगर कोई भी बंदा क्राइम करता था उसकी कोई एज की मतलब उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलती थी। अगर 18 ईयर से प्लस बंदे ने क्राइम किया है तो उसको भी वो उसी तरह ट्रीट करते थे, ठीक है, एज अ हार्डन क्रिमिनल। अगर 18 ईयर से कम बच्चे ने, किसी जुवेनाइल ने कोई क्राइम कमिट किया तो उसकी भी वही सजा होती थी, ठीक है। सो बेसिकली उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पनिशमेंट है ना वो आपने उतनी ही देनी है जिस इंटेंसिटी का क्राइम हुआ है। दूसरी उसने बात ये की थी कि ऑब्वियसली पनिशमेंट इज अ सोर्स टू कंट्रोल क्राइम, लेकिन पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू स्टॉप क्राइम इन द सोसाइटी, ठीक है। आप पनिशमेंट जरूर दें, इक्विवेलेंट भी हो, सवेयर भी हो, इफ यू वांट टू स्टॉप कि हमारी सोसाइटी जो है वो पीसफुल हो और उसके अंदर आगे दोबारा क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो। लेकिन उसने फिर 6 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, क्योंकि देखो उस टाइम का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो बहुत हार्श था, ठीक है। वो एज की डिस्क्रिमिनेशन और पनिशमेंट्स की डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करता था। किसी ने छोटी सी भी गलती की है उसको भी क्राइम कंसिडर किया जाता था। स्टबर्न चाइल्ड लॉ था, इवन बच्चों को कंसिडर किया जाता था कि ये बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, और बच्चे अगर गुनाह करेंगे तो एज इफ कि ये इट विल ब्रिंग रैथ ऑफ गॉड, और अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा, और बच्चों को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती थी। सो बेसिकली उसने 6 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए कि किन बेसिस के ऊपर हमें क्राइम और पनिशमेंट और सोसाइटी की रिफॉर्मेशन को डील करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल क्या है कि क्राइम प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पनिशमेंट, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको क्राइम
प्रिवेंट करना है तो आप जो है ना, पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। और फिर उसने ये बोला कि पनिश करके आपका जो रोल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, रादर यू नीड टू फोकस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एज वेल। उसने टॉर्चर, हार्श पनिशमेंट, इन सारी चीजों को अबॉलिश करने की बात की, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो ट्रायल्स हैं आपके वो स्पीडी होने चाहिए। इवन हम अपनी सोसाइटी की, पाकिस्तान की भी बात करें, अगर ये सारे प्रिंसिपल्स देखो, ये जो उस टाइम पे बेकेरिया ने ये प्रिंसिपल्स दिए थे ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अभी तक एप्लीकेबल नहीं है ऑन ग्राउंड, ठीक है, प्रैक्टिकली। यस नजीर, यू रेज योर हैंड। मैम ये प्रिंसिपल्स ये कब दिए थे उसने, ये इसकी थ्योरी कब की है, किस ईयर की? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। Ma'am, it's 1738. ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ही टॉक्ड अबाउट हार्श पनिशमेंट या टॉर्चर या कॉर्पोरल पनिशमेंट, उस सारी चीज़ों को उसने डिनाई किया था। फिर उसके बाद स्पीडी ट्रायल्स। देखें, अगर आपका ट्रायल स्पीडी नहीं होता तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी जैसे हम अगर अपने पाकिस्तान के जेल्स का एनालिसिस करें तो उसके अंदर मैं एक फैक्ट देख रही थी, आप लोग नोट डाउन भी कर लें। According to Human Rights Commission of Pakistan, about 64% of the total prison population is remand prisoners awaiting their court decisions. कि आपकी जो 64% जो आपकी प्रिजन पॉपुलेशन है वो तो अभी तक अपना वेट करिए, वो अभी तक जो है ना वो रिमांड प्रिजनर्स हैं, ठीक है। सो ये बहुत एक बड़ी रेशो है। अगर आपका ट्रायल स्पीडी नहीं होगा, जस्टिस जल्दी जल्दी इंश्योर नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होता है, आपको पता है कि प्रिजनर्स के अंदर बजाय इसके कि क्रिमिनल्स की हमारा कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें या रिफॉर्म करें या उनको एक अच्छा बेहतर इंडिविजुअल बना के बैक टू सोसाइटी इंटीग्रेट करने की बात करें। वो वहां रह के मजीद क्राइम करते हैं। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल चोरी करना, सिर्फ चोरी की और उसको सजा होगी, तो वो वहां जाके चोरी से बड़े बड़े क्राइम्स सीख भी लेता है, उनकी टेक्निक्स और उन गैंग्स का पार्ट भी बन जाता है। खैर, स्पीडी ट्रायल्स इंपॉर्टेंट थे, उसने ही टॉक्ड अबाउट दैट कि वो होने चाहिए थे। उसके बाद उसने कहा था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट करें रादर देन कि आप कैपिटल पनिशमेंट। देखिए, कैपिटल पनिशमेंट, बात यह है कि आपने जो रूट है क्राइम जिसकी वजह से होता है उसको इरेडिकेट करना है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने क्राइम, यस आई कैन रिपीट द फैक्ट, नोट डाउन कर लें। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सोर्स आपका क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, about 64% of the total prison population is remand prisoners awaiting their court decision. Are you guys done? Yes, ma'am. Okay. So capital punishment is not the solution, ठीक है। आपको वो रीजंस डिग डाउन करनी है कि जो इवेंचुअली उस क्राइम तक उस बंदे को लेकर गई हैं, ठीक है। सो खैर, उस टाइम पे उसने ये प्रपोज किया कि जी आप लाइफ इम्प्रिजमेंट पे चले जाएं बजाय से कि आप कैपिटल पनिशमेंट पे जाएं। खैर, उस टाइम पे सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि वो सोसाइटी की क्या कंट्रीब्यूशन है उसको या सोशल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये तो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म्स ऑफ लॉज है ना। समबडी टोल्ड मी कि 17 समथिंग में ये चल रहा था, तो आप उस टाइम पीरियड को अपने दिमाग में रखते हुए इन प्रिंसिपल्स को पढ़ें। ये बिल्कुल अर्ली एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। ये रोड मैप है कि किस तरह से आपका जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होगा, ठीक है। पेनल्टीज मस्ट बेस्ड ऑन द, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, ये कैपिटल पनिशमेंट आपने ऐड किया लेकिन इसको एलोबरेट नहीं किया, जरा एलोबरेट करें कि ये कैपिटल पनिशमेंट क्या है? कैपिटल पनिशमेंट के मतलब आपको फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, आपको सजाए मौत हो गई है। लाइफ इम्प्रिजमेंट उम्र कैद को कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है, गॉट इट। ओके। पेनल्टीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द सोशल डैमेज कॉज्ड बाय द क्राइम। वही बात कि आपके क्राइम ने जितना सोशल डैमेज किया है, जितना नुकसान हुआ है, आपको उतनी ही सजा देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चीटिंग की है तो आपको कोई डेथ पेनल्टी नहीं मिल जाती, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आपका पेपर कैंसिल हो गया है या आपको अब दोबारा आप उस एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह की आपको पेनल्टीज मिलती हैं उसके ऊपर। सरमद,
मैम ये शुरू में लिखा है कि पनिशमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्राइम, बट ये जो सेकंड पॉइंट है विक्टोरिया प्रिंसिपल का, वो कह रहा है हार्श पनिशमेंट एंड टॉर्चर मस्ट बी अबॉलिश्ड। ये दोनों एक जी। दूसरे के ऑपोजिट नहीं? ऑपोजिट क्यों है? पहली देखें, वो कह रहा है कि आप पनिश जरूर करें, ठीक है, लेकिन उतना जितना क्राइम हुआ हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आप अननेसेसरली हार्श पनिशमेंट पे जाएं, आप टॉर्चर पे जाएं, ठीक है। देन अगेन अगर किसी ने चीटिंग की है तो आप उसको टॉर्चर तो नहीं करेंगे, आप उसको डिफरेंट तरीके की सजा देंगे, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट नहीं है। आपने उसका पेपर कैंसिल कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको रिमांड के लिए ले जाएंगे और आप उसको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, आप उसको हार्श पनिशमेंट देना शुरू कर देंगे। क्लियर? मैं ये है कि पनिशमेंट के रूल्स भी सोसाइटी मैम डेथ पेनल्टी हार्श पनिशमेंट में नहीं आएगी? बिल्कुल उसी में ही आएगी। हार्श पनिशमेंट है ना कि आप उसको छोटी सी गलती की, आप छोटी छोटी बातों पे अगर हम इस तरह से डेथ पेनल्टीज देना शुरू कर दें तो ये तो सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये तो सोल्यूशन नहीं है। इसी चीज को तो उसने निगेट किया है। मैं जो आपको बता रही हूँ, जैसे स्टबर्न चाइल्ड लॉ था, ठीक है, उसके अंदर वो बच्चों को भी स्पेयर नहीं करते थे। अगर किसी छोटे बच्चे ने भी कोई गुनाह किया तो वो उसको भी डेथ पेनल्टी दे देते थे, या स्वेयर पनिशमेंट देते थे, या हार्श पनिशमेंट देते थे, या बच्चों को टॉर्चर करते थे। अभी हम आगे सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर जब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे कि बच्चों को आप ये सजाएं नहीं दे सकते। यू कांट टॉर्चर देम, आप उनको सिवियर डेथ पेनल्टीज बच्चों पे नहीं लगती, इवन अगर उन्होंने हीनियस क्राइम्स भी किए, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am, I have a question. जी जी। मैम ये जो रिफॉर्मेशन ला था जिस तरह से, तो उनका यूज अब जिस तरह हम देख सकते हैं कि खदीजा सिद्दीकी केस रिसेंटली हुआ था, तो उसमें भी जो रिफॉर्मेशन ला से कि खदीजा सिद्दीकी केस में जो मुलजिम थे, जो बरी हुए थे, तो उनमें भी जो रिफॉर्मेशन लॉज थे उनका इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं की बेस पे वो मतलब जल्दी पहले बाहर आ गया था जो मुलजिम था, तो उनका तो गलत इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है जो रिफॉर्मेशन लॉज होते हैं। अच्छा एक सेकंड, आई थिंक यू आर द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। मैंने पहले भी बताया था कि हम अभी जो एग्जाम्पल्स हैं और जो केस हैं हमारी अपनी सोसाइटी में जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और जो केसेस हो रहे हैं उनको हम एज एन एग्जाम्पल सिर्फ वहां सेट करेंगे जहां उनकी जरूरत है। अभी मुझे एक थोड़ा सा पैटर्न पे चलने दें। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं स्कूल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लॉज के, वो खत्म हम कर लें क्योंकि जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसकी रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम इन केसेस की वहां एग्जाम्पल देंगे कि फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा टाइप ऑफ क्रिमिनल था, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। इसके अंदर तो आप इस तरह की एग्जाम्पल्स दें, लेकिन अभी इस टॉपिक में इस एग्जाम्पल की कोई रेलेवेंस नहीं है। बहुत सारी लूप होल्स हैं। हमारा क्रिमिनोलॉजी पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हम उसके ऊपर डिबेट करें, ठीक है, कि हमारे लॉ के क्या लूप होल्स हैं। हाँ, हम रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस वहां डिस्कस करेंगे जहां जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिस्कस करेंगे हम उसके अंदर ये चीजें डिस्कस करेंगे। जब हम अपना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों से खुद पूछूंगी कि मुझे रिकमेंडेशंस दें और रिफॉर्मेशन की, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आप इस टॉपिक पे फोकस करें जो हम कर रहे हैं, ठीक है। Muhammad Ahmed, okay, I again tell you the data that I have shared. Okay, this is the last time I'm going to repeat it. Please note it down, everyone. According to the Human Rights Commission of Pakistan, about 64% of the total prison population is remand prisoners awaiting their court trial. 64% हमारे जो prisoners हैं वो remand prisoners हैं, अपना court trial का wait कर रहे हैं। ये source है आपका Human Rights Commission of Pakistan, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद अच्छा अभी आप लोग पता क्या करें, आप लोग एक टेबल बना लें, ठीक है, जिसके अंदर हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी किसने प्रेजेंट की है वो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि बेकेरिया ने रैशनल क्लासिकल थ्योरी दी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्राइम, और इसमें इसने ही टॉक्ड अबाउट कि पनिशमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद क्राइम। ये एक एक सेंटेंस थ्योरी का नाम और जिसने प्रेजेंट किया वो आप एक टेबल बना के उसके अंदर नोट डाउन करते रहें, क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें मुश्किल हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि वो आपसे थ्योरी का नाम मेंशन करे और आपको बताए कि राइट अ नोट ऑन इट। अक्सर जब वो खाली ये भी कह सकता है कि बेकेरिया का क्या व्यू पॉइंट था क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है, तो हमें भूल जाता है कि उसने क्लासिकल थ्योरी दी थी, उसने साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, या उसने कोई एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी दी थी। तो ये जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप लोग प्लीज साथ साथ अपने पास नोट डाउन करते रहें। अच्छा,
एक और क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही बेंथम था, उसने यूटिलिटेरियन थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे द वर्ड इंडिकेट्स यूटिलिटी, क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसने कहा था कि लोग जो क्राइम करते हैं वो देन अगेन रैशनल स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ रहे हैं ना, कि उनकी अप्रोच रैशनल होती है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। अगर मैं कार स्नैचिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं उस गाड़ी को बेच के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरा ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है चोर, ठीक है। अब देखो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व हो रही हैं। पहले ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या था कि जी मैन इज बॉर्न क्रिमिनल और वो बाय नेचर ही नेगेटिव है और चोरी की इंस्टिंक्ट हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है और ये वो सारी चीजें। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या पढ़ रहे हैं, रीजंस पढ़ रहे हैं और उनकी बेसिस पे चीजें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। कि वो बात करें कि जी नहीं, वो अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद बेंथम ने अब इसका सोल्यूशन क्या प्रेजेंट किया कि जैसे बेकेरिया ने कहा था कि जो पनिशमेंट है आप उनको पनिश करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम क्राइम ना करें, दो कि वो पनिशमेंट अकॉर्डिंगली हो क्राइम के, ठीक है। लेकिन उसने क्या रूल दिया, पनिशमेंट का, ठीक है। अब अगर हम उस स्कूल ऑफ थॉट से 70 से बिल्कुल आज वाले एरा में जंप कर लें, तो क्या आज हम इस स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं? हम नहीं बिलीव करते। हम पनिशमेंट पे बिलीव नहीं करते, दो कि वो लॉ के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली पनिश करना भी जरूरी होता है, लेकिन आजकल हम वी टॉक मोर अबाउट रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, या हम ज्यादा बात करते हैं कि क्या इंडिविजुअल को ब्लेम करने से के बजाय, या इन एडिशन टू ब्लेमिंग द इंडिविजुअल वी आल्सो टॉक अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है। खैर बेंथम ने उस टाइम पे क्या प्रपोज किया कि आप क्या करें, जो पनिशमेंट है ना, देन अगेन जो पेन ऑफ पनिशमेंट है उसको आप एक्सीड कर दें जितना उसको प्लेजर या बेनिफिट हो रहा है उस क्राइम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बेनिफिट लग रहा है ना कि अगर मैंने गाड़ी चोरी की तो मुझे लेट्स से 10 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आप उस पनिशमेंट की पेन इतनी इंक्रीज कर दें कि मुझे ये डर हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा 10 दिन का जुडिशियल रिमांड इसकी सजा है चोरी की, तो मुझे उस आई वुड बी स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मुझे 10 दिन का रिमांड मिल जाएगा, मुझे वो 10 लाख रुपया नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेंथम की फिलॉसफी थी या उसका स्कूल ऑफ थॉट था कि आप पेन को इंक्रीज कर दें इतना कि वो उस प्लेयर को सरपास कर जाए, ठीक है। और फिर आप पनिशमेंट, जी जी मैम, इसमें हम फाइन चार्ज भी कर सकते हैं या बस पेन को ही हम पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे अपने बस? आप अगर फाइन 10 भी लाख कर की सकते हैं। गाड़ी है बेसिकली आप जो क्राइम से फायदा हो रहा है ना क्रिमिनल को, आप पनिशमेंट से उसका नुकसान इंक्रीज कर दें। क्लियर? चाहे वो नुकसान फिजिकल टॉर्चर है, चाहे वो नुकसान और उसकी आप फॉर एग्जांपल, अब बच्चे के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप उसकी टैबलेट उसे ले लें, ठीक है। अगर उसकी मदर ने आपको मना किया कि ये आपका प्ले टाइम नहीं है और यू आर नॉट अलाउड टू वॉच टीवी या प्ले गेम्स ऑन योर टैबलेट, ठीक है। ये अब बच्चा अगर ये चीज करता है, ये रूल वायलेट करता है, ये फ्लैट से क्राइम करता है, तो अब अगर मदर उससे ये पनिशमेंट देती है कि वो उसका टैबलेट उससे ले लेती है, दैट मीन्स कि वो फेयर हो गया ना, कि उसका जो प्लेयर है, वो जो पेन वो एक्सपीरियंस करेगा अपना वो गैजेट लूज करने की, वो एक्सीड कर गई है। क्लियर? इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम, क्लियर। सिंपल सी बात है ना कि आप उसको जो बेनिफिट हो रहा है उसका जो नुकसान है उसको आप एक स्टेप ऊपर कर दें, ठीक है जी। टेक्नो स्पार्क, यू रेज योर हैंड। मैम, ये ह्यूमन बिहेवियर वाज रिजल्ट ऑफ रैशनल थॉट, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे और सेकंड पॉइंट को भी, थर्ड पॉइंट समझ आ गया। ह्यूमन बिहेवियर वाज अ रिजल्ट ऑफ रैशनल थॉट प्रोसेस। ही प्रेजेंटेड के ह्यूमन बिहेवियर कौन सा वाला बिहेवियर कि मैं जो चोरी करती हूँ, ठीक है, ये मेरा ह्यूमन बिहेवियर है। वो उसने कहा था इज अ रिजल्ट ऑफ रैशनल थॉट प्रोसेस, कि मैं रैशनली सोच रही हूँ, ठीक है, कि मुझे रैशनल अप्रोच मेरी क्या है कि अगर मैं चोरी करूंगी तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे उस क्रिमिनल ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक रैशनल थॉट है। वो रैशनल थॉट क्या है कि मुझे फायदा होगा, मुझे प्लेजर मिलेगा, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, या और जो भी आपका फायदा से रिलेटेड, ठीक है।
अब उसने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्राइम करते हैं, उसके पीछे एक रैशनल थॉट प्रोसेस होता है कि वो सोच समझ के क्राइम करते हैं, उनके फायदे एसोसिएटेड होते हैं उससे। आप क्या करें कि आप उस फायदे से ज्यादा वो नुकसान प्रेजेंट करें। दैट मीन्स कि आप सजाएं या पनिशमेंट्स इतनी हाई लेवल की दें जो उस फायदे से ज्यादा बड़ी। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी तो यही कहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर आपने चोरी की है तो हाथ काट दें। तो मुझे अपना हाथ अजीज होगा या मुझे वो गाड़ी अजीज होगी जो मैंने चोरी की है? क्लियर? यस मैम, क्लियर। यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एक और चीज ये भी, क्योंकि वो टाइम था पनिशमेंट्स का कि आप पनिश करें और वो बिल्कुल यू नो ब्रूटल लॉस थे, उसने कहा कि वैरायटी ऑफ पनिशमेंट्स आप इनकॉर्पोरेट करें कि आपने अगर ये क्राइम किया तो आपको ये सजा भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। बेसिकली वैरायटी ऑफ पनिशमेंट या पेन ऑफ पनिशमेंट इंक्रीज करने का मकसद ही क्या था कि आप किसी तरीके से क्राइम को कॉम्बैट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आप अपना जो हैंड रेज करती है ना, अगर मैं आपका आंसर कर दूं क्वेश्चन का तो प्लीज आप वो हटा दिया करेंगे, फिर वो मेरे पास बार बार आइकन आता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी को हम इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, रैशनल थ्योरी भी कहते हैं। ये वो सारी, इन्हें हम क्यों कहते हैं क्लासिकल या रैशनल थ्योरी या इकोनॉमिक थ्योरीज? देखें, इसके अंदर मैं बार बार आपको आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि आपके मोस्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इंसान क्राइम करता है तो उसके पीछे उसके जो एम्स हैं उसके अंदर उसको फायदा क्या है, वो ज्यादातर मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए कभी कभी क्लासिकल थ्योरी की जगह एक और ऑल्टरनेट वर्ड भी आ जाता है, रैशनल चॉइस थ्योरी या आपका इकोनॉमिक थ्योरी। अगर इन तीनों वर्ड्स में से जो भी वर्ड आए उसके अंदर आपने वही दो थ्योरीज प्रेजेंट करनी है जो हमने पहले पढ़ी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, जैसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की लिमिटेशंस क्या थी कि इन्होंने इग्नोर किया कि आपके सोसाइटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। आपकी मेंटल फंक्शनिंग, उन्होंने क्या कोई साइकोलॉजी मुझे बताएं अभी तक जो हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं उसके अंदर हमने ये नहीं पढ़ा कि सोसाइटी की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है। उसके अंदर हमने ये नहीं पढ़ा कि आपके अगर मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करी है। उसके अंदर हमने कोई लर्निंग थ्योरी वाला पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ा कि फॉर एग्जांपल क्रिमिनल बिहेवियर वो लर्न भी तो कर सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि उसको खाली यही लालच हो के मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मेरा मॉनेटरी बेनिफिट इससे एसोसिएटेड है। उसके अंदर हमने जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसने कोई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं किया। ठीक है, उसने सिर्फ ये डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग्स जानबूझ के क्राइम करते हैं। ठीक है, रैशनल चॉइस होती है उनकी, वो अपने फायदे के लिए क्राइम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो किसी ऐसे एरिया के अंदर उसका ब्रॉटअप हुआ है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स थे। ठीक है, अगर वो लियारी के या किसी इस तरह के बैकवर्ड एरिया के अंदर है तो देखें हम अभी एनवायरमेंटल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि क्राइम सीखने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप किसी को देख के भी तो क्राइम कर सकते हैं। ठीक है, आप लर्न कर सकते हैं, लर्निंग थ्योरी। अब आपकी फॉल्स नेबरहुड है, ठीक है, तो इसके अंदर इंसान को तो हम कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। इफ ही इज बोर्न इन सच अ कम्युनिटी तो वो वही चीजें सीखेगा। उसके बाद आपका फैमिली बॉन्ड है, अगर वो उसके घर के अंदर कोई फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं शेयर करता, पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं या और कोई स्कूल के अंदर अगर उसका कुछ इस तरह का उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि ये नालायक है, ठीक है, ही कैन नॉट एक्सेल, तो ये डिफरेंट लेबल्स, आपका अगर सोसाइटी के साथ बॉन्ड वीक है, आपकी नेबरहुड खराब है, ये वाले सारे फैक्टर्स आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में डिस्कस नहीं किए गए। यही इस थ्योरी की लिमिटेशन है। अब हम जैसे जैसे आगे थ्योरीज पढ़ेंगे ना, आपको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की लिमिटेशंस मजीद क्लियर होंगी। ठीक है, कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने ना तो आपके मेंटल फंक्शनिंग की कोई बात की जो हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, ना ही आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सप्लोर किया जो कि हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है मैम, तो क्लासिकल थ्योरीज ने बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया है। इंडिविजुअल को भी इग्नोर कर दिया है
उसने आपके सोसाइटी को भी इग्नोर कर दिया है, ठीक है, उसने आपके फैमिली बॉन्डिंग को भी इग्नोर कर दिया है, उसने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनली क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि वो जानबूझ के करते हैं। उन्होंने नहीं डिस्कस किया कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनको क्राइम करने पे मजबूर करते हैं। वो उस इंडिविजुअल से बाहर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी का भी कोई फैक्टर हो सकता है, या वो कोई डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, अगर वो स्किज़ोफ्रेनिक है या उसको उसका जो है वो एंजाइटी का पेशेंट है, उसने कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में। हम आगे चलते हैं, देन यू कैन मेक अ बेटर कंपैरिजन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। थोड़ी सी एवोल्यूशन के बाद क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में तो टोटल बंदे को ब्लेम कर दिया कि जी ह्यूमन बीइंग्स जानबूझ के खुद डिसीजन लेते हैं और क्राइम कर देते हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में फिर क्या हुआ कि लोगों ने थोड़ा बहुत, सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी करना शुरू कर दिया कि ह्यूमन चॉइस के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको उस चॉइस वो चीज चूज करने पे, क्रिमिनल बिहेवियर चूज करने पे मजबूर कर सकते हैं, ठीक है, या इनबॉर्न उनके अंदर होते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़े, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कोई ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी के अंदर के जो आपके अंदर क्रिमिनलिटी प्रोवोक करते हैं, ठीक है, क्या आपकी, फिर उसके बाद बॉडी टाइप थ्योरी आई कि उन्होंने स्टडी किया कि क्या जो लोग क्राइम करते हैं उनके कोई स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या उनके कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के होते हैं कि हम समझते हैं कि अच्छा इस तरह के लोग ज्यादा प्रोन होंगे क्राइम करने के, ठीक है। दैट मीन्स कि उन्होंने मैंने आपको उस दिन भी एक केस स्टडी डिस्कस की थी, लम्ब्रोसो ने एक सेकेंड, लिम्ब्रोसो ने स्टडी किया एक जेल के अंदर डिफरेंट क्रिमिनल्स के ऊपर, ठीक है, उसने स्टडी किया कि क्रिमिनल्स दिखते कैसे हैं, ठीक है, उनके फिजिकल फीचर्स किस तरह के होते हैं। ही केम अप विद स्टडी के जी उनका जो स्कल है वो स्कल साइज बड़ा होता है, वो टॉल होते हैं, वो ह्यूज होते हैं, उनके पॉइंटेड कान होते हैं, ठीक है, उनके हाथ जो हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इस तरह के लोग ज्यादा क्राइम करते हैं। ही केम अप विद अ स्टडी। लेकिन देखो हम बात करें 70s 80s के एरा की, ठीक है, उस टाइम की आप लिमिटेशन देखो कि हम आज उसके बाद इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी कि हम अगर स्टडी करें किसी फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया को कि जहाँ के लोग बायोलॉजिकली इतने उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती या वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसके अंदर तो कोई भी बंदे की, दे आर नॉट मैस्कुलिन, ठीक है, दे आर नॉट ब्रॉड, दे आर नॉट टॉल, दैट मीन्स कि उस कम्युनिटी के अंदर क्राइम एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें आपकी क्रोमोसोम थ्योरी की, ये थ्योरी प्रेजेंट की गई कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल्स हैं इनके अंदर वाई क्रोमोसोम थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि उन्होंने ये, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूँ कि मेक अ स्केच ऑफ अ क्रिमिनल और इफ आई से अ वर्ड क्रिमिनल, ठीक है, और आप उसका स्केच करें तो मेजॉरिटी लोगों के दिमाग के अंदर भी एक जो एक स्पेसिफिक जेंडर आएगा कि हमें लगता है ना कि जो क्रिमिनल है वो आदमी है, मेल है, ठीक है। फीमेल क्रिमिनलिटी की तरफ हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर एक प्री कंसीव्ड आइडिया है, ठीक है। इवन आज की सोसाइटी में जबकि हमें पता है कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिमिनलिटी के अंदर, फिर भी हमारे अंदर एक ये परसेप्शन है। तो उस टाइम पे भी ये परसेप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आप फिजिकली किसी को देख के अगर कोई ज्यादा बाय लुक्स क्रिमिनल लगता है तो वो उन्होंने प्रेजेंट किया कि जी एक सर्टेन बॉडी टाइप के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का भी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ने ह्यूमन बीइंग्स को ब्लेम नहीं किया कि वो जानबूझ के क्राइम करते हैं, रैशनल होते हैं या वो बाय चॉइस क्राइम करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बॉडी टाइप पढ़ी। उन्होंने फिर इग्नोर किया किन दो चीजों को, आप मुझे बताएं। सोशियोलॉजिकल को और दूसरा एक और एलिमेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उन्होंने इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दिया, ठीक है। ना इन्होंने पढ़ा कि सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन है और ना ही उन्होंने पढ़ा कि और कौन सी चीजें सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, फॉल्स नेबरहुड, ये वाली चीजें क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आप आ जाएं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। जिन बच्चों की साइकोलॉजी है पढ़ी हुई है अगर आप लोगों ने पहले, तो आपको पता होगा सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी के अंदर उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, ही वर्कड ऑन मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो को कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसने बात की थी आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अप्रोच की, ठीक है, कि अगर हम जो क्राइम करते हैं वो ही पॉइंटेड आउट कि अनकॉन्शियसली आपका जो अनकॉन्शियस है, एक तो कॉन्शियस है ना कि हम कॉन्शियसली बैठ के क्लास ले रहे हैं, एक हमारा अनकॉन्शियस है। उसने कहा था कि क्रिमिनलिटी या क्रिमिनल बिहेवियर ना आपका अनकॉन्शियस से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट जो आपके ब्रेन के अंदर 3 फंक्शंस हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करूं, लेट मी शेयर अ व्हाइट बोर्ड। ओके, मैम काइंडली नाम रिपीट करें जिन्होंने ये साइकोलॉजिकल थ्योरी मैं टाइप कर देती हूँ। Sigmund Freud presented 3 concepts mental functioning के, id, ego and super ego। सिंपल अगर चीज मैं आपको बताऊं तो id क्या है, इसको आप कर लें नेगेटिव, ईगो आपको आप कर लें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और सुपर ईगो को आप कर लें पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सट्रीमली पॉजिटिव। अच्छा, इड क्या होती है, जो आपका इनबॉर्न चीजें इंस्टिंक्ट आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और वो यूजुअली नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको पता है इनबॉर्न हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। ईगो क्या होती है, और ये एक इड क्या है आपका बिल्कुल अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में होती है इड डेवलप हुई। जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो आपकी ईगो डेवलप होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इड क्या है कि अगर आपको भूख लगी तो आपने खाना खाना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन का ये मतलब नहीं है कि ये सारी इंस्टिंक्ट्स नेगेटिव हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इड क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाना है, अब वो खाना मैं पॉजिटिव मीन्स से खाती हूँ, नेगेटिव मीन्स से खाती हूँ, इस चीज की इड को कोई तमीज नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस करती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस करती है ना आपका। इफ यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू वांट टू ईट समथिंग, तो ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल है, ठीक है। आप नहीं देखेंगे कि वो मैं सही मीन्स से खा रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे की अगर एग्जाम्पल दूं तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता, उसको भूख लगी है, उसको ही नीड्स फूड, ठीक है, या वो प्रोबेबली ही कैन गो एंड स्नैच समवन्स लंच और वो खा लेगा, ठीक है। ईगो क्या होती है कि जब आप थोड़े मेच्योर होते हैं तो आपको आपके अंदर ईगो डेवलप हो जाती है कि नहीं, अगर मुझे भूख लग भी रही है, मेरे अंदर ये प्लेजर इंस्टिंक्ट है भी, तो मेरी ईगो ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी से छीन कर खाना खाऊं, ऐसा ही है, ठीक है। सो ईगो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर बैलेंस करती है। सुपर ईगो क्या होती है कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव चीज, ठीक है, कि आपको अगर फॉर एग्जांपल यू विल डाई ऑफ हंगर, लेकिन आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, क्लियर। अब एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो इड, ईगो और खैर ये बहुत ज्यादा हम साइकोलॉजी में चले जाएंगे, आपने इड, ईगो, सुपर ईगो की डेफिनेशन में नहीं जाना, हमने क्या पढ़ना है क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इसकी फंक्शनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो उसका इम्पैक्ट क्रिमिनल के ऊपर क्या होता है, ठीक है। दोबारा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना पढ़ना है जितना हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको इड का प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी, लेकिन उसकी ईगो की भी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अगर इफ आई वांट समथिंग लेकिन आई हैव टू अचीव इट थ्रू पॉजिटिव मीन्स। उसकी सुपर ईगो भी डेवलप होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम डाइंग ऑफ हंगर, आई मे डाई फॉर हंगर, लेकिन मैंने चोरी नहीं करनी। अब वो बंदा जिसकी इड ईगो को ओवर पावर कर लेगी, मुझे बताएं उसका एटीट्यूड क्रिमिनल होगा कि नहीं? यस ऑफ कोर्स ठीक है। अगर किसी की अगर किसी की ईगो की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, उसको एक चीज चाहिए लेकिन उसको पॉजिटिव नेगेटिव मींस की तमीज नहीं है, तो उसका बिहेवियर क्रिमिनल होगा कि नहीं होगा?
यस ठीक है। यस मैम। हमने ये पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में रखना है। ये अब आपकी क्या आ गई, विच आई वाज प्रीवियसली टॉकिंग अबाउट, आपकी मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, पहले हमने जनरल पर्सपेक्टिव्स पढ़े कि ह्यूमन बीइंग को लेबल कर दिया जाता था कि वो क्रिमिनल है और वो जानबूझ के क्राइम करता है और रैशनल चॉइस है उसकी, वो खुद चूज करता है क्राइम करना। फिर हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, कि नहीं शायद उसकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, शायद वो जीन्स या क्रोमोसोम्स के अंदर की वजह से उसके अंदर कुछ इस तरह के वाई क्रोमोसोम की वजह से वो क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है, या फिजिकल फीचर्स उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। अब हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, कि अगर किसी की मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी इड, ईगो, oh the screen is gone, can you see the screen now? Yes. अगर उसकी इड, ईगो, सुपर ईगो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो भी वो क्राइम कर सकता है। ठीक है, आपके बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साइकोपैथी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं लोग, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो दे आर मोर प्रोन टू क्राइम एज वेल। ठीक है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा साइकोडायनामिक थ्योरी, ये जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम मेंटल फंक्शनिंग से भी एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे, हम बिहेवियरल थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हमसे उससे एक और स्टेप ऊपर चले जाएंगे, हम सोशल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे, और फिर हम साइकोपैथी पढ़ेंगे जिसके अंदर आपकी डिजीजेस आ जाएंगी। अभी साइकोडायनामिक थ्योरी में हम मेंटल फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइकोपैथी में हम मेंटल डिजीजेस पढ़ेंगे, देयर इज अ डिफरेंस, इनको कंफ्यूज नहीं करना। मैम ये चारों साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंडर आते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो मेन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं आते। सिर्फ फर्स्ट वाली। मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज say it again, I can't hear you. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैम अभी थोड़ा सा मेरा लेट हुआ था क्लास में ज्वाइन, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू था, तो मैंने क्लास लेट ज्वाइन की अभी वाली। मैम ये सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है क्रिमिनोलॉजी की? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड क्लास है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इस क्लास के अंदर हम क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जब हम कोई बंदा क्राइम करता है तो हम अब उसको प्रेजेंटली तो किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, और हमने प्रीवियसली उसको विद द बेस्ट ऑफ टाइम हमने किस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना शुरू किया, हमने कौन कौन से फीचर्स डिस्कस करना शुरू किए, हम वो उस पर बात करें। ठीक है, हम इसके अंदर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, दिस इज साइकोडायनामिक थ्योरी व्हिच आई वाज टेलिंग यू गाइस। सिगमंड फ्रॉइड ने दी इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इड मैंने आपको बताया कि क्या है, वो नेगेटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चीजें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना तो आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। इड क्या थी, नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स आपके बिल्कुल बर्थ से आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ईगो क्या है कि वो एक बैलेंस क्रिएट करता है इड और सुपर ईगो के दरमियान में। ठीक है, और सुपर ईगो क्या है कि आपके हाई मोरालिटी, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स के आपके बिल्कुल आपके यू आर मॉरली अपलिफ्टेड पर्सन। वो किस वजह से होते हैं, आप सुपर ईगो की वजह से होते हैं, ऑल गुड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी इंसान के अंदर इन तीनों चीजों के अंदर बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए, तो वो क्रिमिनलिटी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, उसको मैंने आपको एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी की इड ओवर पावर कर जाए ईगो को तो भी क्रिमिनल बिहेवियर हो जाएगा। अगर किसी की सुपर ईगो नहीं डेवलप हुई भी वो क्रिमिनलिटी की तरफ चला जाएगा। अगर किसी की ईगो बैलेंस नहीं कर पा रही इड और सुपर ईगो के अंदर तो फिर भी वो क्रिमिनलिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी साइकोडायनामिक थ्योरी। जी जी, 2 participants raised their hands. Yes, Sarmad and Aksa. मैम ये सुपर ईगो की कोई एग्जांपल दे दें, मुझे क्लियर नहीं हो रही। सुपर ईगो फॉर एग्जांपल यही कहती है कि आपकी हाई मॉरल वैल्यूज। ठीक है, देखिए डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं सीएसएस के एग्जाम में बैठी हूँ, मुझे क्रिमिनोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे पता है माय फ्यूचर इज एट स्टेक, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं चीटिंग कर लूँ और मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन ये
मेरी ईगो मुझे मना करती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सुपर ईगो फिर भी आप ईगो को एट टाइम्स पीछे छोड़ के चीटिंग फिर भी कर लेते हैं। दैट मीन्स कि आपके अंदर सुपर ईगो नहीं थी। सुपर ईगो कहती है कि इवन आप फेल भी हो जाए लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। अगर सुपर ईगो भी कल्चर्स के अकॉर्डिंग होती है ना, कि कल्चरली सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ों के अकॉर्डिंग सुपर ईगो डेवलप होती है, तो जिन कल्चर्स में कई चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी तो वो उनकी सुपर ईगो उस हिसाब से डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। जैसे हमारी डेविएंस वेरी करती है ना, ठीक है, इस तरह से आप डेविएंस वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। क्राइम और डेविएंस वेरी करता है। इसी तरह अगर आपके मोरालिटी, आपके हाई मॉरल वैल्यूज, इट आल्सो वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ठीक है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग सिमिलर है। सुपर ईगो चाहे आपके वैल्यूज नॉर्म्स जो भी हैं, अगर आप उनको वायलेट करें, अभी हम उस डिबेट में नहीं पढ़ रहे कि ये वेरी करती है कल्चर टू कल्चर, किस कल्चर के क्या है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अभी हम सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि आपकी अगर ये बैलेंस क्रिएट नहीं होता प्रॉपरली तो वो क्रिमिनलिटी के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। अभी हम सिर्फ क्राइम की रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैम जी मैम, सिगमंड फ्राइड ने इसके 3 प्रिंसिपल्स भी बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो के। मैम कॉज मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो कभी कभी मैम ऐसा भी आता है कि मतलब ये नहीं कहा जाता हमें कि आप सुपर ईगो को डिस्कस करें, तो वो प्रिंसिपल बताए जाते हैं और फिर वहां से हमें पॉइंट आउट हो जाता है कि ये कौन से मतलब इड पे बात हो रही, ईगो पे, ये सुपर ईगो पे। तो मैम इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। इड हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है और ईगो। होल्ड ऑन, इधर ही रुक जाएं। जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो लॉ के स्टूडेंट हैं, इन तीनों स्टूडेंट्स को अपना जो सब्जेक्ट वाला है ना चीज, उसको थोड़ा होल्ड ऑन करने की जरूरत है। हम अभी क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमसे वो ये नहीं पूछेगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो इड का या ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर 20 नंबर का नोट लिखें, ठीक है। आपने क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी कि इड प्रिंसिपल किस तरह काम करता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसकी एग्जांपल दें और ये वो सारी चीजें, ठीक है। अदर आपको इसके ऊपर नोट नहीं आएगा। हमने सिर्फ इड, ईगो, सुपर ईगो को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको इसलिए किया ताकि आपको समझ आ सके कि वो क्रिमिनल बिहेवियर में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। हम सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस नहीं करेंगे। हमें क्रिमिनोलॉजी के सीएसएस के अंदर सवाल आपको सिगमंड फ्रॉइड पे नहीं आएगा, मेंटल फंक्शनिंग पे नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आपने एक पॉइंट से उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे अगर आपकी मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी इंसान की अंदर मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ये 3 कॉन्सेप्ट अगर बैलेंस के साथ नहीं चलते तो वो क्रिमिनल बिहेवियर कैसे शो करता है। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, उसके बाद आप आ जाए बिहेवियरल थ्योरी के ऊपर, ठीक है, कि आपकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। क्रिमिनल का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। हर बंदा तो क्रिमिनल बिहेवियर शो नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर लें तो हम क्राइम को रोक सकते हैं, ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ना। जैसे देखिए, हमने बायोलॉजी पढ़ी, हमें पता चला कि अच्छा चलो जी, हम मेडिसिन से अपना बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आया, हमें लगा कि अच्छा जी, हम जो है ना वो साइकोलॉजी के थ्रू या आपके रिफॉर्मेशन के थ्रू हम मेंटल फंक्शन जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव करना है कि हम किस तरह से बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है तो हम उसको किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। देखिए, बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई हो सकता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कायनात मुझे टाइमली असाइनमेंट सबमिट कराती है, ठीक है, और मैं उसकी असाइनमेंट एज अ सैंपल ग्रुप में शेयर करती हूँ, ये क्या है, मैंने रिवॉर्ड दिया उसको, ठीक है। रिवॉर्ड दूंगी तो क्या होगा, वो एप्रिसिएशन से क्या हुआ, कायनात की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, पनिशमेंट का रूल भी बिहेवियर को मॉडिफाई करता है।
कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल माई इंग्लिश टीचर यूज टू पनिश मी इन स्कूल, कि अगर आप उर्दू में कभी बात कर दें तो शी मेड मी राइट 1000 टाइम्स आई विल नॉट स्पीक इन उर्दू अगैन, आई विल नॉट स्पीक इन उर्दू अगैन। ये क्या है? पनिशमेंट है, ठीक है। इससे भी मेरा बिहेवियर मॉडिफाई होगा ना, कि मुझे पता लगेगा कि अच्छा मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो मैं क्रिमिनल बिहेवियर शो ना करूं या मैं वो क्राइम दोबारा ना करूं, ठीक है। रिवॉर्ड भी आपको आपका बिहेवियर मॉडिफाई करता है, पनिशमेंट भी आपका बिहेवियर मॉडिफाई करती है। अब बीएफ स्किनर ने क्या कहा कि रिवॉर्डेड बिहेवियर हैज चांसेस ऑफ रेपिटेशन। ऐसा ही है कि अगर मैं आपको कायनात को रिवॉर्ड करूंगी तो चांसेस है ना कि वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छी असाइनमेंट बनाकर देगी, ठीक है। ऐसा है? यस मैम। ऐसा है? Yes, ठीक है? ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है, सो ही गेव दिस कॉन्सेप्ट कि अगर हम बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर रिवॉर्डेड बिहेवियर का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम रिवॉर्ड के थ्रू अपने रीइंफोर्स करें या अप्रिशिएट करें, या जो बिहेवियर हमें लगता है कि हम इट्स मोर लाइकली वी वांट दैट बिहेवियर टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, हम उसके ऊपर रिवॉर्ड का प्रिंसिपल अप्लाई करें, ठीक है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी एज द नेम इंडिकेट्स कि आप बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर लर्न कैसे करते हैं? लेट्स से कि अगर मेरा पीयर ग्रुप इस तरह का है, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज में लेट्स से जस्ट फॉर फन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, कार स्नैचिंग में, या वो वॉलेट स्नैच कर लेते हैं, ठीक है, या दे प्ले लाउड म्यूजिक और वो क्रूजिंग करते हैं स्ट्रीट्स में, ये भी तो क्राइम है ना, वायलेट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अब मैं वो बिहेवियर लर्न कर लेती हूँ। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ जाती हूँ और मैं वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट बनती हूँ और मुझे वो बहुत आई एंजॉय दैट एक्टिविटी, दैट मीन्स, और मुझे समझ आ गई कि अच्छा आप इस तरह से कार स्नैचिंग किस तरह से करते हैं कि आप जाते हैं, पहले आप किसी टूल से, अगर आपके पास कार की नहीं है, किसी टूल के साथ आप उस गाड़ी को अनलॉक किस तरह करते हैं, उसके बाद अगर उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है तो आप उस ट्रैकर को किस तरह से उतारते हैं। तो ये सारी चीजें देखो बिहेवियर लर्निंग से भी मॉडिफाई होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टीचिंग एंड लर्निंग की, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या है, टीचर भी तो बच्चों के लर्निंग थ्योरी के थ्रू उनको पढ़ा रही होती है, बच्चे कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं आपको, ठीक है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो जाती है ना। अगर आप बिल्कुल प्री नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चों को देखें तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता किसी भी चीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन क्या है, अगर उसको उनको टीचर 2-3 दिन सिखाएगी कि अच्छा यहाँ से आपको आना है, टीचर आएगा तो आपको खड़े होके उसको ग्रीट करना है, दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू प्लेस योर बैग, यहाँ पे कीप योर लंच बॉक्स, बॉटल्स, ये वो सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत सिंपल हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो थ्योरी जब मैंने शुरू में बिल्कुल पढ़ाना आपको शुरू किए तो आप लोगों ने यू गाइस हैव बॉम्बार्डेड मी विद क्वेश्चंस, सो इतना ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनको आपने देखिए, द नेम इंडिकेट्स, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या है, ये सारे आपकी अंग्रेजी के लफ्ज हैं, ठीक है। इनको आप अप्लाई कर दें कि किस तरह से वो मॉडिफाई होते हैं, और फिर क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से आपने उसको रिलेट करना है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी क्या है कि वायलेंस एंड एग्रेशन आर लर्न। फॉर एग्जांपल वायलेंस और एग्रेशन भी तो आप लर्न करते हैं ना, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो जाती है। अगर आपके घर के अंदर कोई इस तरह का वायलेंस का कल्चर है, लेट्स से गॉड फॉरबिड, तो बच्चे क्या करेंगे, अगर वो पेरेंट्स को लड़ते हुए देखेंगे तो लर्निंग थ्योरी होगी कि वो बिहेवियर लर्न कर लेंगे और वो आगे फ्यूचर दोबारा वो बिहेवियर रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर वो एग्रेशन देखते हैं स्कूल के अंदर, अगर उनका कोई फ्रेंड है और वो बहुत एग्रेसिव है और वो बच्चों की कॉपियां फाड़ देता है, या कोई इस तरह का आपका पीयर सर्कल के अंदर कोई एग्रेसिव है, तो आप उससे भी तो, आपकी भी तो बिहेवियर, अगर आप उसकी को अकम्पनी करते हैं, आपकी भी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो जाती है, आप भी वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी देखें, इमिटेशन के थ्रू हो गई, आपके फैमिली इंटरेक्शन के थ्रू हो गई कि अगर फैमिली के अंदर वायलेंट बिहेवियर है आपने सीख लिया। एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस, देन अगेन कि अगर आपका सोशल सर्कल इस तरह का है, आप वहां से आप ये चीजें लर्न करेंगे। मैस मीडिया, टीवी के ऊपर अगर आपको इस तरह की चीजें देखते हैं आप वो लर्न कर लेंगे, ठीक है।
अगर कोई फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे यहाँ पे डिबेट होती है कि अगर वो अब सोशल मीडिया का दौर है कि अगर आपको आप यू कैन गिव योर पर्सनल ओपिनियन ओपनली, अगर आपको लगता है कि किसी लेट्स से किसी ड्रामे के अंदर अगर कोई अच्छी चीज कम्युनिकेट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप फौरन से उसको उसके यू रेज वॉइस अगेंस्ट इट, क्योंकि आपको पता है कि ये लर्निंग थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जो आज लोग टीवी में देख रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है साइकोपैथी, मेंटल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि ये एंटी सोशल लोग होते हैं, ठीक है, इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कैरेक्टर होता है उनका, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर है बेसिकली, ठीक है। अगर कोई बंदा एंटी सोशल है या वो इस डिजीज से गुजर रहा है, अगर वो एंजाइटी का पेशेंट है, अगर वो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ये वाली सारी चीजें भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट करने के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अब देन कॉजेज ऑफ साइकोपैथी क्या आती हैं आपके दोबारा। अच्छा, इसके अंदर ना थ्योरीज के अंदर रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। मैं रिपीटेडली आप लोगों को एक ही जैसे एग्जांपल्स देती रहूंगी, एक ही जैसे कॉजेज बताती रहूंगी और एक ही जैसे सॉल्यूशंस बताती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। रिपीट करते हैं प्लीज। साइकोपैथिक आपका मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स है ना वो एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। वो मिलते नहीं है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है, वो इमोशनली टर्मोइल में से गुजर रहे होते हैं, दे आर मोर फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है, वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। अब ऐसा इंसान ज्यादा क्रिमिनल होने की उसके अंदर टेंडेंसी है, बजाय इसके कि एक वो इंडिविजुअल जो मेंटल जो मेंटली हु इज फाइन, हु इज ओके, वो कोई एंजाइटी का पेशेंट नहीं है, वो सोशल है, वो एंटी सोशल नहीं है, वो लोगों में उठता बैठता है, घूमता फिरता है, ठीक है। अब रीजंस क्या है साइकोपैथी की, लोग क्यों इस डिजीज के अंदर या उनकी क्यों मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, वो एंटी सोशल क्यों हो जाते हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फैमिली ओन नहीं करती, आपके कोई पेरेंटल इश्यूज हैं, फैमिली रिजेक्शन, ठीक है, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, ये तो आपके हो गए सोशल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा अगर आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो भी आपको इस यू may fall into this disease। लेकिन खैर इस डिजीज की वजह से आपका जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो उसके अंदर we can see a rapid increase, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके सोशल एस्पेक्ट्स। आपको जो क्वेश्चन आता है सीएसएस के अंदर वो दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर वो आपको स्पेसिफाई कर दे कि डिस्क्राइब सोशल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तब आपने वो सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अगर वो आपको स्पेसिफाई नहीं करता, वो जनरली कहते हैं कि जी लेट्स टॉक अबाउट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तब आपने तीनों पर्सपेक्टिव्स, चारों पर्सपेक्टिव्स लिखने हैं, चाहे वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वहां से स्टार्ट करें, उसके बाद आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब करें, उसके बाद आप अपना साइकोलॉजिकल करें, बिहेवियरल करें और सोशल करें। लेकिन लिखने सारे हैं, लेकिन अब इनकी वेटेज किस तरह से देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज आपने सोशल थ्योरीज को देना है, ठीक है, 70 to 75%। बाकी 15-20% आपने वो सारे पर्सपेक्टिव्स डिस्क्राइब करने हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, सोशल थ्योरीज पे बात करते हैं हम। सोशल, ओके, अच्छा, अब ये जो सोशल पर्सपेक्टिव्स है ना, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज किस तरह होते हैं कि एक थ्योरी का एक से ज्यादा नाम है, ठीक है। तो आपको जो मैं कह रही हूँ ना कि आप टेबल बना लें, जो भी मैं थ्योरीज आपको बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। और आपने 2 से 3 दफा अगर आप उसको रिपीटेडली देखेंगे तो आपको आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। इन थ्योरीज के ऊपर अच्छा, एक तो ये है कि वो जनरली आपको कह रहा है सोशल थ्योरीज पे नोट लिख लें, एक वो कह रहा है जनरली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पे लिख लें। एक क्वेश्चन वो स्पेसिफिकली किसी एक थ्योरी पे भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ ये कह सकता है कि आपको सोशल लर्निंग थ्योरी को एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्लियर। अगर आपको नहीं पता कि सोशल लर्निंग थ्योरी का एक और नाम डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
सो ये जो मैंने ऑल्टरनेटिव इसके नाम लिखे हुए हैं, ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, या यू हैव टू रेटिफाई ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल तो खैर आपको समझ आ ही जाएगी, लेकिन ये वाली चीजें अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर थ्योरी का नाम डिफरेंट है या उसने बाय नेम पूछ लिया है कि बेकेरिया का स्कूल ऑफ थॉट क्या था, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि अच्छा, अब वो नाम के साथ नहीं याद किया हुआ तो वो भूल जाते हैं। सोशल थ्योरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जिसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, लेबलिंग थ्योरी या सोशल रिएक्शन थ्योरी, और सोशल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। मैम अगर ये ओवरऑल आएगा तो हम तो जनरल बताएंगे, अगर ये एक स्पेसिफिक थ्योरी आ जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल करना होगा, कि मतलब कैसे बताना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे एक स्पेसिफिक थ्योरी का अटेम्प्ट करना होगा, वो थोड़ा बता दें। एक स्पेसिफिक थ्योरी पे आपने सिर्फ उस स्पेसिफिक थ्योरी के ऊपर ही लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको अभी नोट आ गया सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर, तो अभी जो मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगी आपने सिर्फ वो ही लिखना है, इसके अंदर आपने और बाकी स्कूल ऑफ थॉट नहीं बताना। ठीक है, अच्छा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है? डिसऑर्गेनाइज का वर्ड, इससे आपने याद रखना है कि ये बात करता है आपकी फॉल्स नेबरहुड पे। ठीक है, कि अगर आपके सोसाइटी के अंदर आपका इंटरेक्शन क्रिमिनल लोगों के साथ है या आपका फॉल्स नेबरहुड है, अगर आपके नेबरहुड के अंदर कोई चोर, डाकू या क्रिमिनल्स आके सेटल हो गए हैं, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी बहुत छोटी सी डायमेंशन। इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे आप लेकर जाएं तो देखिए, जब आपकी वॉर ऑन टेरर हुई थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत से आईडीपीज थे, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि अब वो लोग जब आए हैं यहाँ पे, ठीक है, आई डू नॉट स्पेसिफाई अफगान रिफ्यूजीज, बट आपके समझाने के लिए कह रही हूँ, दैट्स ट्रू कि हम अक्सर ये बात कहते थे कि दे ब्रॉट ड्रग एंड गन कल्चर विद देम। ठीक है, अब देखो अक्सर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि हम गवर्नमेंट भी इसके लिए डिफरेंट मेजर्स ले रही है कि उनको आईडी कार्ड्स आप इशू ना करें, ये वो सारी चीजें। देखो, इमिग्रेंट्स आए, वो अपने साथ एक गलत कल्चर लेकर आए, सो हमारे लोगों ने क्या किया, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अगर आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर एक पढ़ी लिखी लेट्स से कम्युनिटी रहती है, पीसफुल सोसाइटी है, उसके अंदर अगर आपकी नेबरहुड डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर वहां पे बहुत सारे लेट्स से प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो घर रेंट आउट करके रहना शुरू कर दें, तो आपकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। सो अब देखो, हम सोशल पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, अब आपने उस फ्रेम ऑफ माइंड से ये सारी चीजें मेरी सुननी है। अब हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने लगे, अब हम सोसाइटी का इम्पैक्ट डिस्कस करने लगे, अब हम वो इंडिविजुअल की मेंटल और बॉडी फंक्शनिंग, इन सारी चीजों से बाहर निकल आए। सो पहला क्या है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कि अगर आपकी सोसाइटी पीसफुल नहीं है, जिस जगह आप रहते हैं वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, गैंग्स है वहां पे, उधर सोशल कंट्रोल वीक है, ठीक है, वहां पे जो है ना वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां पे और क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या इंसान के ऊपर नहीं होता? बिल्कुल होता है। और फिर ये क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे हाउ इट गिव्स राइज टू criminal behavior. So social disorganization talks about how your society, your wrong or false neighborhood contribute towards criminality. उसके बाद आपकी आ जाती है स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस। ठीक है, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू अचीव अ गोल, आप लोगों के ऊपर एक स्ट्रेस है कि हमने CSS एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, और आप वो गोल, एक तो आपका गोल हो गया, दूसरा आप कौन से मीन्स अडॉप्ट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप पॉजिटिव मीन्स अडॉप्ट करते हैं तो भी ठीक है, अगर लेकिन आप कुछ लोग नेगेटिव मीन्स, वही चीटिंग वाली एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। सो बेसिकली क्रिमिनल बिहेवियर की एक रीजन ये भी होती है कि जब आपके ऊपर सोशल प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि उस गोल को अचीव करने के लिए एट टाइम्स हम नेगेटिव मीन्स अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इफ आई टॉक अबाउट डेली वेजेस की मैं बात करती हूँ, ठीक है, एक मजदूर है, उसको लेट्स से कोई काम नहीं मिला, पूरा दिन गुजर गया, व्हाट विल ही डोंट हैव मनी, वो घर वापस लेकर क्या जाएगा और अपने घर वालों को क्या खिलाएगा, उसके ऊपर स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है। अब वो क्या करता है कि अगर चोरी करता है तो दैट मीन्स के ये क्या उसकी मेंटल फंक्शनिंग का मसला था? नहीं, उसकी एड ईगो सुपर ईगो बिल्कुल ठीक चल रही थी। क्या उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल मसला था? नहीं, ठीक है। क्या था? स्ट्रेन थ्योरी अप्लाई होती है उसके ऊपर, उसको स्ट्रेस था उस गोल को अचीव करने का, जिसकी वजह से उसने चोरी की, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे हो या आपके लोअर मिडिल क्लास के अंदर ये स्ट्रेन्स हो, ये स्ट्रेन्स आपके अपर क्लास के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसने फ्लरिश करना है, तो उसके ऊपर भी स्ट्रेन, हर इंसान के ऊपर स्ट्रेन थ्योरी अप्लाई हो सकती है। बच्चों को स्ट्रेन होता है जी हमने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, यूथ को स्ट्रेन है कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पेरेंट्स को या जो अर्निंग सोर्स है आपके घर का, आपके फादर या जो भी है, उनको ये स्ट्रेन है कि हमने इकोनॉमिकली चीजों को देखना है और हमने एक अच्छा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड देना है, ठीक है। सो ये सारे स्ट्रेन्स अगर पूरे ये वाले सारे स्ट्रेन्स अगर आप गोल्स जो हैं अचीव नहीं कर पाते तो वो क्या आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है और आप वायलेंट बिहेवियर या आप चोरी के थ्रू वो गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। रमशा, यू रेज्ड योर हैंड। इसको क्वेश्चन में किस तरह से इंटरप्रेट करना है, या अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाती है इस तरह से ऐड करने के लिए, तो हम उसको किस तरह से स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर अगर आपको नोट आता है तो आपने यही लिखना है कि किस तरह से जो आपके गोल्स हैं उनको अगर आप अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेन या स्ट्रेस का बायस बनता है और उसको कोप अप करने के लिए अगर आप नेगेटिव मींस यूज करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो ये आपकी क्रिमिनलिटी के इस पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करता है कि कैसे आपका स्ट्रेन या स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है आपको क्रिमिनल बनाने में, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? इसी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि हम बेसिकली अडेप्ट किस तरह से करते हैं सोसाइटी कल्चरल गोल्स को, ठीक है। हमारे गोल्स क्या होते हैं और हम उनको अचीव करने के डिफरेंट मीन्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी बेसिकली हम स्ट्रेन थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, या अभी खत्म नहीं हुई है। हर इंसान के ना इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके मोड्स ऑफ अडेप्टेशन वेरी करते हैं। here I will talk about 5 modes of adaptation. पहला है आपकी कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी के अंदर मतलब कि आपके कल्चरल गोल्स भी पॉजिटिव हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कल्चरल गोल ये है कि मैं आई वांट टू एजुकेट द सोसाइटी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मीन्स कि मैं जो मीन उस गोल को अचीव करने के लिए अडॉप्ट कर रही हूँ वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, कि मैं सोसाइटी के को एजुकेट करना चाहती हूँ, मैंने टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया अपने लिए, टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा कल्चरल गोल ये है कि मैं अमीर होना चाहती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि उसके लिए मैं एक इंडस्ट्री, आई सेट अप एन इंडस्ट्री, ठीक है, या मैं कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर देती हूँ। अब मुझे बताएं कि मेरा कल्चरल गोल भी पॉजिटिव था, मैंने मीन्स भी पॉजिटिव चूज किया उसको अडॉप्ट करने के लिए, ऐसा ही है? यस This is one way of adaptation, ठीक है। This does not lead towards criminality. Does it lead towards criminality? No, ma'am. नो मैम। उसके बाद है आपका इनोवेशन कि आपका कल्चरल गोल तो पॉजिटिव है लेकिन मेरा जो मीन्स है उसको अचीव करने का वो नेगेटिव है। मैं चाहती तो हूँ कि मेरे बच्चे CSS करें लेकिन मैं मीन गलत अडॉप्ट करती हूँ, दैट मीन्स कि मैं उनको पेपर में चीटिंग करा देती हूँ। क्लियर? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिकम रिच, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि बिजनेस खोलने के बजाय मैं क्या करती हूँ, लेट्स से एक गैंग बना लेती हूँ और मैं जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, ठीक है। मैम इसमें व्हाइट कॉलर क्राइम आ सकता है?
बिल्कुल आ सकता है इनोवेशन कि बिल्कुल आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आप अमीर तो होना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी पावर का गलत सोर्स गलत यूज करते हैं। ठीक है, कि आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, यू वांट टू अचीव अ गोल कि आप एक हाई सोशल स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आप व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में पड़ गए कि आप अपनी उस डेजिग्नेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के भी आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं या जो भी है, ठीक है, तो उसमें आएगा ये। नेक्स्ट आता है आपका ओके, नेक्स्ट आपका आता है रिचुअलिज्म। ठीक है, इसके अंदर जो कल्चरल गोल है ना वो नेगेटिव है, लेकिन उसका इंस्टीट्यूशनल मीन क्या है, पॉजिटिव है। कल्चरल गोल फॉर एग्जांपल कि मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है, मैं लाइफ में एक्सेल ही करना नहीं चाहती। मैं फॉर एग्जांपल टीचर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अगर मैं एक टीचर असिस्टेंट अपॉइंट हुई हूँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरा मीन्स तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मेरा गोल नेगेटिव है कि मैं टीचर असिस्टेंट बनी हूँ तो मैं टीचर असिस्टेंट ही रहूंगी, और मैं आगे नहीं सोच रही कि मैं आगे टीचर बनूं, फिर मैं लेक्चरर बनूं, फिर मैं उसके बाद मैं प्रोफेसर बन जाऊं। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं है, या आप का जो गोल है वो बहुत लिमिटेड है और आप उसको एक्सेल नहीं करना चाहते उसके अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम पॉइंट बट मैम इसको थोड़ा से समझ नहीं आई रिचुअलिज्म की। एक सेकंड, मैं दोबारा अगर वो repeat करी। है तो मतलब मैम हाउ कैन वी रिलेट इट विद क्रिमिनोलॉजी? यस, एक सेकंड, ये आपके मोड्स ऑफ एडेप्टेशन है टुवर्ड्स सोसाइटी या आपके गोल्स। ठीक है, अब इसमें हर गोल क्रिमिनलिटी को शो नहीं करता। ये मर्टिन ने आपको 5 तरीके बताए थे कि लोग किस तरह से अपने गोल सेट करते हैं, कौन कौन से गोल सेट करते हैं और कौन कौन से तरीके चूज करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के। अब इसमें से मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ कि कौन से क्रिमिनल बिहेवियर को गिव रेस करते हैं और कौन नहीं करते। कंफर्मिटी, मेरा गोल भी पॉजिटिव है, आई वांट टू एक्सेल, और मैंने मीन भी पॉजिटिव चूज किया। ठीक है, कि मैं सोसाइटी के अंदर, देखो मेरा गोल है ना, इस रिचुअलिज्म में तो टीचर का गोल ही नहीं है, वो टीए है, वो टीए ही रहना चाहती है, वो कोई सोसाइटी को एजुकेट नहीं करना चाहती, रिफॉर्म नहीं करना चाहती। ठीक है, कंफर्मिटी में क्या है कि मेरा गोल हाई है कि मैं सोसाइटी को रिफॉर्म भी करना चाहती हूँ और मेरा इंस्टीट्यूशनल मीन भी पॉजिटिव है। ये क्रिमिनलिटी को नहीं शो करेगा, ये मोड ऑफ अडेप्टेशन पॉजिटिव है, ये मैंने प्लस प्लस इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये क्रिमिनलिटी की तरफ नहीं जाएगा। इनोवेशन, आपका गोल तो बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं मेरे बच्चे सीएसएस पास करें, मेरा जो इंस्टीट्यूशनल मीन है वो नेगेटिव है। अब ये क्रिमिनल बिहेवियर को प्रोवोक करेगा। मैं क्या करूंगी, अपने बच्चों को लेट से चीटिंग करा देती हूँ या पेपर लीक कर देती हूँ। ठीक है, ये क्रिमिनलिटी से इस तरह से रिलेट कर गया। उसके बाद आपका आ जाता है रिचुअलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर आपका कोई, फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू एक्सेल, आपका कोई गोल इतना हाई नहीं है और आपका मींस भी पॉजिटिव है, ये भी क्रिमिनलिटी को नहीं लेकर जाएगा। देखिए हम स्ट्रेन थ्योरी पढ़ रहे थे, स्ट्रेन में क्या, स्ट्रेन आता या स्ट्रेस आता ही तब है जब आपका कल्चरल गोल बहुत हाई हो। ठीक है, इसमें तो आपका कल्चरल गोल ही नहीं है, आई एम फाइन विद इफ आई एम अ टीचर असिस्टेंट। ठीक है, और मेरा इंस्टीट्यूशनल मीन भी पॉजिटिव है कि मैं टीचिंग कर रही हूँ। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। उसके बाद आपका आ जाता है कि रिट्रीटिज्म, कि आपकी दोनों चीजें नेगेटिव हैं, आपका गोल भी नेगेटिव है, आपके इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी नेगेटिव है। ठीक है, मुझे एक एग्जांपल दें कैसे आपका गोल भी नेगेटिव हो, आपका उस गोल को अचीव करने का तरीका भी नेगेटिव हो, और वो क्रिमिनलिटी को भी प्रोवोक कर रहा है, क्रिमिनल बिहेवियर भी है उसका। हाउ मैम जैसे गैंग्स वगैरह होती हैं, आपने ये रॉबरी करनी है और आपने उसके लिए वो गैंग बनाई है, तो आपका जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बिल्कुल बिल्कुल, मर्डर, सिंपल मर्डर कह सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रगीज होते हैं, ठीक है, उनका कोई गोल भी नहीं होता। ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उन्होंने ना जिंदगी में कोई चीज अचीव करनी है, ना उनका कोई एम्बिशन है, ना कोई गोल है। ठीक है, और उनको उसको अचीव करने के जो मीन्स हैं वो भी नेगेटिव हैं। दैट मीन्स के उनके अंदर कोई वो पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपकी टाइप है रिबेलियन।
इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्ल मार्क्स था, ठीक है, या आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या कोई भी रिवॉल्ट होता है या रेवोल्यूशन होता है, देखिए वो बात सही कर रहे होते हैं, उनका गोल पॉजिटिव होता है, ठीक है, कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स ने यही किया था ना कि ही टॉक्ड अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच, ठीक है। लेकिन क्या था, आप एक ही टाइम पे पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। आप ठीक है सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोसाइटी के खिलाफ भी तो बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मीन क्या था कि हमेशा आप देखो कोई भी जो आपका रेवोल्यूशन होता है उसके अंदर सब गुड चीज नहीं होती, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उसके अंदर वायलेंस भी होता है, उसके अंदर आप स्टेट को भी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी वायलेट करते हैं, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस भी होती है। क्लियर? तो इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। एट टाइम्स कल्चरल गोल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके इंस्टीट्यूशनल मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप है लोगों की, ठीक है। जैसे हम हो सकता है कि मैं कंफॉर्मिटी के प्रिंसिपल पे चल रही हूँ, हो सकता है कि मैं इनोवेशन के प्रिंसिपल पे चल रही हूँ, हो सकता है मैं रिचुअलिज्म के बेसिस पे चल रही हूँ, हो सकता है कि मैं रिबेलियन हूँ, ठीक है। सो ये आपके हो गए मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, कल्चरल गोल्स, और उनको हम अचीव किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से मोड्स ऑफ अडेप्टेशन आपकी क्रिमिनलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे हम चलते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। मैम जी मैम, जो जॉब्स यूज की जाती है जॉब्स के लिए, या जो गवर्नमेंट सीट्स वगैरह होती हैं, तो वो भी ये स्ट्रेन थ्योरी की एग्जांपल हो सकती है। दोबारा आप बोलें, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो स्ट्रेन थ्योरी की एग्जांपल? मैम, जो ये गवर्नमेंट जॉब में ये करप्शन वगैरह होती है सीट एलोकेशन के लिए, ये रीजनल के लिए, तो इसमें ये भी स्ट्रेन थ्योरी की एग्जांपल हो सकती है। इसके अंदर आप देखें, आप ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो आप करप्शन कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको ये स्ट्रेन है, ठीक है, अगर आपके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेन है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब, जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक CSP की जॉब करें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब इनफ नहीं है आपके खानदान को पालने के लिए, तो आपके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेन आ गया, ठीक है, आप क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं। अब आप कर क्या रहे हैं कि आपका गोल तो अमीर होने वाला है, पॉजिटिव है, लेकिन आप मीन्स कौन से अडॉप्ट कर रहे हैं? नेगेटिव। 9 o'clock पे नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा क्विकली चलते हैं आगे। ओके मैम, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो रिचुअलिज्म के बाद था, वो वाला पॉइंट, रिबेलियन, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। लास्ट वाला पॉइंट था जो रिचुअलिज्म से बाद वाला। रिबेलियन लास्ट वाला ये? यस या मैम, रिचुअलिज्म? रेबिलियन। रिबेलियन देखो वर्ड आपको बता रहा है कि रिबेलियस एटीट्यूड, दैट मीन्स कि आप इफ यू रेज वॉइस अगेंस्ट कल्चरल गोल्स, ठीक है, अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फॉर एग्जांपल आपका ईरानियन रेवोल्यूशन था, या कार्ल मार्क्स था, ठीक है, उसने क्या किया कि कार्ल मार्क्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि जो अमीर हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीब लोगों को। इस एक्सप्लॉइटेशन को आप चेक करें, ठीक है, जो अमीर क्लास है वो गरीब क्लास के को एक्सप्लॉइट करी है, उनको हुकूक नहीं दे रही है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, सारी चीजें। अब बात उसकी ठीक थी ठीक है, लेकिन क्या था, अब रिबेलियन के अंदर बात ठीक, कल्चरल गोल आपका ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कल्चरल गोल एक खास सोसाइटी के लिए तो रिवॉल्ट में ठीक है कि फॉर एग्जांपल वो गरीबों की बात कर रहा है, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव में वो गलत भी तो है ना, क्योंकि ही इज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द अथॉरिटीज। अब इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी उसका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। आप पीसफुली भी वॉइस रेज कर सकते हैं किसी एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, लेकिन कभी कभी एट टाइम्स जब आप रिबेलियस अप्रोच उठाते हैं या आप कोई रिवॉल्ट का पार्ट बनते हैं, आप कोई मार्च करते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, हमेशा पीसफुल नहीं होता। एट टाइम्स वहाँ पे वायलेंस भी होता है, एट टाइम्स वहाँ पे क्राइम भी होता है, आप एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, आप स्टेट रूल्स लॉज को वायलेट कर रहे होते हैं। क्लियर? यस मैम, थैंक यू सो मच। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन, एसोसिएशन का वर्ड आपने दिमाग में रखना है। सोशल लर्निंग थ्योरी हम पढ़ नहीं चुके पहले? मैंने ये रिपीट की है? यस मैम, वी आर डन। अच्छा ठीक है, ये सुदरलैंड ने दी थी, ठीक है। और सोशल लर्निंग थ्योरी, अब मुझे जल्दी से एक एग्जांपल दें सोशल लर्निंग थ्योरी की।
एक क्रिमिनल की एग्जांपल दें जिसने क्राइम किया हो और उसके पीछे रीजन जो है ना वो सोशल लर्निंग थ्योरी हो, दैट मींस कि उसका वो लर्न बिहेवियर हो। मगर जो भी बंदा कोई लियारी वगैरह में रहता है तो वो उसके जो नेबर्स हैं वो उससे सीख के वो क्राइम कर सकता है। ठीक है, अब नेबर्स वाली बात पे कंफ्यूज नहीं होना। लर्निंग थ्योरी दैट मींस आपने अपने नेबर से क्राइम लर्न कर लिया। आप अपने दोस्त से भी लर्न कर सकते थे, आप किसी और से भी कर सकते थे। हमारा यहाँ पे फोकस है लर्निंग का, ठीक है। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसमें भी हमने नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसके अंदर क्या लर्निंग के थ्रू सोशल वो क्राइम कर रहा है या फॉल्स नेबरहुड की वजह से, क्योंकि उसकी कम्युनिटी में गलत लोग आके रह गए थे, इस वजह से वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। सोसाइटी का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, इस वजह से क्राइम हो इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। आपने किसी से क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करके रिपीट किया, दैट इज डिफरेंशियल एसोसिएशन। ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद लर्निंग थ्योरी डिफरेंशियल एसोसिएशन इज वन थिंग, ठीक है। इसके आगे बड़ा बड़ा लिख दें कि ये लर्निंग थ्योरी है, कि आपकी एसोसिएशन गलत लोगों के साथ हुई और आपने वो बिहेवियर लर्न कर लिया, सीख लिया, ठीक है। एक मैंने आपको, वो आप अपने नेबरहुड से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने पीयर से भी सीख सकते हैं, आप किसी भी और इंसान से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फोकस किस पे है कि लर्न बिहेवियर आपने लर्न किया तो आपने क्राइम सीखा और फिर आपने किया। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन वाला, कि क्रिमिनल एक्टिविटीज उस एरिया में लर्निंग की वजह से नहीं हुई है, ठीक है, बिहेवियर लर्न नहीं किया गया, उस सोसाइटी का में सोशल कंट्रोल नहीं था, वहां पे फॉल्स नेबरहुड थी, इमिग्रेंट्स आ गए, या फॉर एग्जांपल वहां पे जो है ना कुछ इस तरह के लोग आ गए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोस्टिट्यूशन की एग्जांपल दी, जिसने उस सोसाइटी का सोशल फैब्रिक या एनवायरनमेंट खराब कर दिया, ठीक है। मैम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में पीयर प्रेशर भी हो सकता है कि आपका ग्रुप ऐसे लोगों के साथ बना हुआ है जो क्राइम करते हैं, तो फिर यू विल आल्सो बी डूइंग क्राइम्स। इफ यू आर वो लर्निंग थ्योरी आ गई, ठीक है, कि अगर आपका पीयर ग्रुप से आप कोई चीज सीख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया, लर्न कर लिया। वही बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की बात आ गई ना, कि हमारे अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की, हम इमिटेट करके या हम उसको लर्न करके बिहेवियर को, अपने पॉजिटिव बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर लेते हैं नेगेटिव में। मैम इसका डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। एग्जांपल देती हूँ, एक सेकंड, मैं एग्जांपल दूंगी, आपने मुझे बताना कि ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंशियल एसोसिएशन है। मैं पहले रहती थी बहरिया टाउन के अंदर, ठीक है, उसके बाद मैं जाकर रहना शुरू हो गई अफगानिस्तान के अंदर, और मैंने ड्रग सप्लाई का बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरी क्या चीज हुई चेंज? एनवायरनमेंट, ठीक है। मेरी क्या चीज चेंज हुई? सोसाइटी, मेरी नेबरहुड, मेरा सोशल जो जहाँ पे मैं रहती थी वो वाली चीज चेंज हुई, तो मैंने क्राइम किया, दैट मीन्स फॉल्स नेबरहुड, ठीक है। एक और एग्जांपल ये है कि मेरी जो फ्रेंड है वो अल्कोहल कंज्यूम करती थी और उसको देखकर मैंने भी ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ये कौन सी, ये क्या है? मैंने बिहेवियर लर्न किया, सोशल लर्निंग। ये क्या आ गया? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इज दिस क्लियर नाउ? 2 डिफरेंट चीजें इनमें रिलेट करती हैं ना एक दूसरे से? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ठीक है। एक में आप एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, एक में आप एनवायरनमेंट अगर चेंज नहीं कर रहे, आप बिहेवियर चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है। क्योंकि जब यस मैम एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो एनवायरनमेंट में भी चेंजेस की वजह से आदमी दूसरे लोगों को ही देख के सीखता है ना। अब जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि अफगानिस्तान में चले गए, तो आपने अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हीं को देख के उन्हीं से सीखा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
इसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ ये लोग डिफरेंट ये थेरीज डिफर करती हैं, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। अफगानिस्तान वाली एग्जांपल में भी अगर मैं ये कहूँ कि अफगानिस्तान के अंदर मैंने एक वही एग्जांपल आप वहां पे भी फिट कर सकते हैं, अगर मैंने वो बिहेवियर लर्न किया है, किसी से सीखा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एसोसिएशन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मेरी कम्युनिटी चेंज हो गई है तो वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैम while we are writing the answer, तो हम क्या सेम एग्जांपल कोट कर सकते हैं दोनों जगह पे जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हो? सेम एग्जाम्पल विद डिफरेंट परस्पेक्टिव। सेम एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी दी है कि अगर मैं माइग्रेट होकर वहां गई हूँ, मेरी नेबरहुड चेंज हुई है, उसकी वजह से अगर मैं क्रिमिनल बनी हूँ, तो वो सेम एग्जाम्पल है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। वही एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ सेम अफगानिस्तान की, लेकिन उसको लर्निंग के परस्पेक्टिव से डिस्क्राइब करती हूँ कि मैंने वो बिहेवियर लर्न किया किसी के साथ, किसी से। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। मैम तो ये कहना सही होगा कि लर्निंग थ्योरी में हमने वो चीज लर्न की है, जबकि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है हमारे लिए बाय नेबर्स। नहीं, एक के अंदर आपकी नेबरहुड का कंट्रीब्यूशन है, एक के अंदर आपकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो रही है। मैम हम ये टोटली रॉन्ग है जो आपने अभी बोला है थोड़ी देर पहले। मैम हम डिफरेंशियल मैम इस तरह हम कह सकते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी चेंज हो रही है, कम्युनिटी चेंज हो रही है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस जगह आप रह रहे हैं वो चेंज हो रही है, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम क्रिमिनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ना, हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपको क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ नहीं लेकर जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू मैम। मैम जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, हम उसको भी कहेंगे ना कि हम किसी इन्वायरमेंट में जाकर एडजस्ट हो जाए, जैसे कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, उधर जाके हम उस जैसे हैबिट्स अडेप्ट कर लेते हैं, तो ये चीज भी तो आती है ना इसमें। एक सेकेंड, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर हम नेबरहुड की नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपकी गलत कंपनी है, सॉरी गलत एनवायरनमेंट है, यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल, आपके हमसाए में कोई क्रिमिनल लोग आकर आबाद हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर। या आपको अगर एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी से निकाल कर मैं लियारी में जाकर रख दूं, दैट मीन्स कि मैंने आपकी सोशल जो वो थी हैबिटेट था, उसको अगर मैं चेंज करूं और किसी क्रिमिनल के अंदर रख दूं, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। इसके अंदर आप लोग पॉजिटिव चीजें क्यों देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड है तो हम नहीं देखेंगे। ओके, थैंक यू मैम। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। तो फिर मैम लर्निंग तो बोथ साइड हो रही है ना, इधर भी और दोनों में हो रही है, इधर भी और उधर भी, खाली इधर भी और उधर भी, ठीक है। मैं एक ही क्राइम को सारी थ्योरीज में भी अप्लाई करके आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। आपकी एक्सप्लेनेशन चेंज हो रही है, क्राइम चेंज नहीं हो रहा, प्लीज इस बात को समझें। ओके मैम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, आई एम सो सॉरी, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट और दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने चीटिंग की है, ठीक है, उसके अब मैं उस एक एग्जाम्पल को सारी थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने चीटिंग की, सीएसएस का एग्जाम में दे रही थी, मैंने चीटिंग की। इसकी ओल्ड या क्लासिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, मैं तो पैदा ही चीटर हुई हूँ, ठीक है। एक इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वो पनिशमेंट वाली, अच्छा मैंने चीटिंग की, मुझे उतना ही पनिश आप करें, ठीक है, क्लियर, कि पनिशमेंट शुड सेट द क्राइम, ठीक है। अब चीटिंग वाली एग्जांपल आपने दिमाग में रखनी है। एक हमने ये पढ़ी कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसा क्रोमोसोम था जिसने मुझे चीटिंग करने पे प्रोवोक किया, ठीक है, या मेरी बॉडी टाइप इस तरह की थी, क्या मेरे बहुत लंबे लंबे हाथ थे जो मैंने चीटिंग कर ली, या मेरे पॉइंटेड कान थे तो मैं ज्यादा चालाक थी, ठीक है, या मैं ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करती थी इसलिए मेरे फिजिकल या बॉडी फीचर्स इस तरह के थे कि मैंने चीटिंग की। एक आपकी आ गई साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि क्या मेरी जो सुपर ईगो है, इड ईगो, सुपर ईगो की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं थी जो मैंने चीटिंग की। एक आ गई मेरी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन,
कि क्या मुझे प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं किया मेरी टीचर ने और मैं इम्प्रूव नहीं कर सकी और मैंने चीटिंग कर ली, ठीक है। क्या मुझे पहली दफा चीटिंग पे पनिशमेंट नहीं मिली, मैंने दोबारा वो बिहेवियर किया, ठीक है, मैंने चीटिंग कर ली। ये होगी आपकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। उसके बाद लर्निंग थ्योरी कि क्या मेरा दोस्त चीटिंग करता था, मैंने उसको देख के चीटिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं फॉल्स नेबरहुड, ठीक है। क्या अब चीटिंग वाली एग्जांपल इसमें नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने कार स्नैचिंग की, क्या मेरे इर्द गिर्द, क्या मैं ऐसी सोसाइटी के अंदर रहती थी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कार स्नैचिंग की एक्टिविटीज होती थी, क्या वहाँ पे बहुत ज्यादा गैंग्स थे कार स्नैचिंग करने वाले जो उस एरिया में ऑपरेट करते थे, ठीक है। क्या मैं उस कम्युनिटी में जाके मुझे रखा गया तो मैंने इसलिए ये क्राइम किया। आप समझ आई? मैम Yes, ये भी ma'am, तो हो सकता है, clear. हम कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ पर सब चीटिंग करते थे और चीटिंग करना कुछ उन्हें गलत नहीं लगता था, तो इस तरह से भी तो इसकी एग्जांपल ली जा सकती है ना। बिल्कुल, आपकी मे बी आप ऐसी सोसाइटी का पार्ट थे जहाँ पे ये बिहेवियर नॉर्मलाइज था, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। आप लोगों की ब्रेक है या आगे क्लास है? क्लास है। मैम नो क्लास नहीं है, सर ने किया कि नेक्स्ट हम क्लास नहीं है। क्लास नहीं क्लास है? है मैम, क्लास है। 9 बजे इंग्लिश की है क्लास। नो मैम इंग्लिश ऐसे की क्लास है। नेक्स्ट टुमारो होगी, अभी आज नहीं होगी वो क्लास, सर ने इन्फॉर्म किया है। ओके, क्रिमिनोलॉजी की आप बुक ले लें, मैंने रिकमेंड की थी सर सजाद वाली वर्ल्ड टाइम्स की, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझे पूछा, आप इसी तरह ही जो हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी हैं, एक एग्जांपल दें मुझे क्राइम की और मुझे सारी थ्योरीज के अंदर वो एक्सप्लेन करें, कोई एक बच्चा। फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। मैम इसमें हम लोग यूँ ले सकते हैं ना कि अगर जो है ना कोई बच्चा पैदा ही ऐसे घर में होता है जिसके मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ उसका जो फादर है वो ड्रग एडिक्ट है, तो वो बच्चा बाद में उसी से लर्न करता है अपने फादर से, ये वो ड्रग एडिक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इसे हम सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। फादर से बिहेवियर लर्न किया, लर्निंग थ्योरी आ गई। ऐसे घर के अंदर पैदा हुआ कि जहाँ पे क्रिमिनलिटी ज्यादा थी, ऐसी सोसाइटी में पैदा हुआ जहाँ पे क्रिमिनलिटी ज्यादा थी, तो क्या आ गया? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में जाएं तो हम क्या कहेंगे कि नहीं जी वो तो बॉर्न ही क्रिमिनल था, ठीक है, क्रिमिनल उसके अंदर था। तो ये नेचुरल ये एग्जिस्ट करती थी ये टेंडेंसी। मैम हमारी एसए की क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू We'll मैम। continue in the next class. All right. Take care. Allah Hafiz.